हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। और अभी के करंट सिचुएशंस को देखते हुए और लेटेस्ट जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है और एईडीओ 71st, तो विज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब हो रहा है। विज़न से क्वेश्चंस मतलब मेंस में भी आया था 71st मेंस में, और प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे आप। तो विज़न फुल कवरेज देता है आपको। तो मैं विज़न का न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस फोकस्ड है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आपका स्टैटिक भी इसमें कवर करेंगे हम लोग, और साथ में करंट भी होगा, तो अच्छे से थ्रोली हम लोग करेंगे। तो गाइज, ये फर्स्ट वीडियो है और हम लोग विज़न स्टार्ट करते हैं मार्च का। यहाँ से मार्च का विज़न स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये पॉलिटी सेक्शन पहला है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। विज़न का सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस करेंगे विज़न से, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ये। अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये फूड सेक्टर और न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ये आपका प्रीलिम्स के लिए आएगा, ये प्रीलिम्स के लिए होता है मेनली, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के लिए हो जाएगा ये। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट का विज़न का इंटरनेशनल रिलेशन, ये इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे। उसके बाद इकनॉमी सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, स्कीम्स देख लेंगे। स्कीम्स का भी रहता है, लास्ट में भी आता है। स्कीम्स देख लेंगे क्या क्या है, ऊपर ऊपर देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जो उसको देखेंगे, एफडीआई वगैरह क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, क्या है जीडीपी का, एफपीआई क्या होता है, ये अभी न्यूज़ में एफआईआई, एफपीआई और एफडीआई, कौन इंडिया की इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट आपको नहीं पढ़ना है। सिक्योरिटी में वो सब उतना नहीं होता है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे सिप्री का रिपोर्ट, ये सब देख लेंगे हम लोग। प्रीलिम्स वाला जो ये दे रहा है इसको देख लेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं पढ़ना है हमें, है ना। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है आपका, ये होता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक विज़न का एकदम थ्रोली करके पढ़ना है। एक एक चीज़ समझेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन नाविक, ये अभी 71st मेंस में आया था, एज इट इज़ क्वेश्चन दे दिया था। बीपीएससी मेंस में पूछा था आपसे नाविक के बारे में, ओके। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। कवच सिस्टम ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्कीम्स वगैरह रहता है, ये देख लेंगे हम लोग। प्लेसेस एंड न्यूज़ मैप के थ्रू हम लोग करेंगे, तो मोर देन इनफ होगा। और आपको फिर करंट के लिए कहीं दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा, हम लोग थ्रोली करेंगे। और आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कंप्लीट होगा, और इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा, आपको होलिस्टिक नॉलेज होगा। और बहुत ही सही से एकदम करेंगे हम लोग। जहाँ भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ और वहाँ मेरे को पर्सनली मैसेज करो। मैं आपको ये नंबर भी देता हूँ, इस पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। कोई भी इशू, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग बीपीएससी, अगर फॉर्म अभी नहीं भरा है आप लोगों ने, तो 31st में जो है लास्ट डेट है ना। ये लास्ट डेट है बीपीएससी 72nd। जाओ भरो पहले आज ही, वरना फिर प्रॉब्लम होती है लास्ट में। तो आप टेक्निकल इश्यूज तो कभी भी हो सकते हैं, वो ग्लिच वगैरह होता है, तो आप लोग पहले भर लो। अभी नहीं भरे हो जिन्होंने, वो फ़ौरन आज कर दो कंप्लीट। तो आपको जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड पूछो, कमेंट में बताओ, और लाइक शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला है हमारा आज का जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप थोड़ा जान लो क्या होता है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जिस रिसेंटली क्या हो रहा है, गुजरात गवर्नमेंट ने
इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है ना। गुजरात बिकेम द सेकेंड। इससे पहले कौन सा किया था, आप प्रीलिम से पूछ सकता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड ने किया था और सेकेंड ये स्टेट हो गया है। और फर्स्ट कौन था, उत्तराखंड, जो कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आया है। और इससे मतलब जो यूसीसी है, यूसीसी हमारा क्या है, यूसीसी किस आर्टिकल में आता है, सब ओवरव्यू प्रीलिम्स के आर्टिकल 44। ओके, आर्टिकल 44। और पार्ट कौन से है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या बताता है, तो क्या बताता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी जान लो, तो ये 3 तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये स्टैटिक पार्ट में बता रहा हूँ। तो कौन सा होता है, सोशियो सोशियल होता है, गांधीयन होता है, और इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल ठीक है। तो गांध ये क्या आता है 44, आर्टिकल 40 जो पंचायत से रिलेटेड है हमारा, ये यहाँ पे आर्टिकल 40 जो है ये आता है ग्राम पंचायत। और ये जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसी में आता है आर्टिकल 44, जिसमें कि यूसीसी की बात की गई थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, बहुत ज़्यादा वेल माइंडेड थे उन लोगों ने, मतलब इसको एज ए फंडामेंटल राइट नहीं डाला, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया की जो डिवर्सिटी है और यूनिटी इंटीग्रिटी में, मतलब एक साथ इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है अभी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वन बाय वन स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये स्टेट के ऊपर में कर दिया गया। डीपीएसपी जो क्या होता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये क्या डिफाइन करता है, बहुत बार यूपीएससी में पूछा है। ये वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है। तो अगर जिस स्टेट को लग रहा है वो उसके अकॉर्डिंग करती है। ओके, तो इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो यूनिफॉर्म से गुजरात बिकेम द सेकेंड, तो ये तो पता चल गया। यूसीसी क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूसीसी होता क्या है, लॉज गवर्निंग मैरिज, किस किस चीज़ के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक कॉमन लॉ होना चाहिए हमारा, सबके जितने भी हैं रिलीजन है उसके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए कॉमन लॉ होना चाहिए। क्या, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, अडॉप्शन के लिए, सक्सेशन और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस। सक्सेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1956, ठीक है। तो इस तरह, जैसे अब क्या है, हिंदू का अलग है रिलीजन में, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, मुस्लिम का अलग है, शरिया लॉ होता है। तो इसके लिए क्या है, यूसीसी क्या बताता है कि कॉमन लॉ हो, ताकि सेक्युलर लीगल फ्रेमवर्क को हम लोग डिफाइन कर सके, किस लिए, इक्वलिटी को प्रोमोट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉमन होगा लॉ तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा, और जेंडर जस्टिस, जैसे जेंडर जस्टिस होगा मैरिज और डाइवोर्स वगैरह में। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या होना चाहिए, किस तरफ, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न अभी मैंने बता दिया आपको, क्या आर्टिकल 44 में है, पार्ट 4 में है, और डीपीएस पे से, ठीक है। अब क्या है, करेंटली जो है बहुत सारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है, उनके लिए सेपरेट पर्सनल लॉज हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉज, किसके लिए, हिंदू में कौन कौन आ जाते हैं, हिंदू डिफाइन होता है हिंदूज़ के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन्स के लिए और सिख। ये पूछ सकता है कि हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें कौन कौन से आते हैं, ओनली हिंदू नहीं बल्कि उसमें पूरे हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स भी आते हैं। जैसे सीए है, वहाँ पे भी इस टर्म को डिफाइन किया गया है। तो इसमें आ जाएंगे ये माइनॉर, ये कम्युनिटी जो है माइनॉरिटीज़ को छोड़कर। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, अब इसमें क्या है, तो दो है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मैंने ऊपर बताया आपको। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये शरिया लॉ करता है 1937। उसी तरह क्रिश्चियन का भी है पर्सनल लॉ, आपको ईयर नहीं याद रखना है। और पारसी पर्सनल लॉ, इस तरह से। अब जो क्या होता है, फिर आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बताता है 1954, ये मैरिज इरिस्पेक्टिव ऑफ, यानी जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज दो डिफरेंट रिलीजन के, तो वो किस में, किसके अंडर में आता है आपका 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट, ये मैचिंग में दे सकता है। अब यूसीसी के लिए क्या बोला, वाइल द 21st लॉ कमीशन 2018 बोला कि अंडर यूसीसी नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला 22
2022 में कि पब्लिक और रिलीजियस इनपुट चाहिए, क्योंकि हमें वेलफेयर बहुत डिफरेंट स्टेक होल्डर का हमें क्या चाहिए इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले हमको पूछना पड़ेगा। तो इसलिए 20 जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी 2022 में बोला कि इस तरह पब्लिक का और रिलीजियस इनपुट चाहिए। अब हम लोग दो चीज़ देखते हैं, किसी भी टर्म का जो भी टर्म होता है आपको पॉलिटी या किसी भी टॉपिक में उसका दो कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही नहीं बोल देना है यूसीसी मतलब सपोर्ट में है या अगेंस्ट, उसको दिखाना है किस तरह फेवर में हो रहा है वो, और उसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स आपको देना है। ठीक है, अपना भी पर्सनल व्यू रखना है, ऐसे नहीं कि मतलब वन साइडेड होगा, आपको दोनों बैलेंस करके बताना है वहाँ पे आंसर। ओके, तो ये आर्गूमेंट्स क्या है फेवर में, अपहोल्डिंग सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करता है, क्यों, क्योंकि एक कॉमन सिविल लॉ होगा, क्योंकि सेकुलरिज्म ऑलरेडी हम डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल, ये सब सेकुलरिज्म को ही डिफाइन करता है, आर्टिकल 19 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ये सब क्या डिफाइन करता है हमारे सेकुलरिज्म के लिए। फिर प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी कैसे कि भैया डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस जो होगा अगेंस्ट वुमेन के, सच एज पोलीगैमी, बहुविवाह जिसको बोलते हैं, इन मुस्लिम लॉ, अनइक्वल सक्सेशन राइट्स, मतलब बेटा बेटी में जो भेदभाव होता है कि मतलब प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा मतलब बेटे को प्रोवाइड किया जाता है, बेटी का नहीं होता है, इनहेरिटेंस रिस्ट्रिक्शन फेस बाय पारसी वुमेन, तो ये सब होता है। अब ये जब यूसीसी मिलेगा तो इक्वल स्टेटस भी होगा, इक्वल स्टेटस मीन्स आर्टिकल 44, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर एक कॉमन लॉ होगा तो सबको क्या होगा, सेम होगा, डिफाइन होगा, जो भी लॉ लीगल इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग होगा इक्वलिटी। नेशनल इंटीग्रेशन होगा कैसे भैया, तो वन नेशन वन लॉ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए वन नेशन वन लॉ होगा, उसका लीगल इम्प्लीमेंटेशन में भी अच्छा होगा। फिर क्या, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, international, India having ratified the International Convention on Civil and Political Rights 1966 and International Convention on Elimination on all forms of discrimination against women, इसको भी ये कर रहा है इंडिया, इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, टू इन्फोर्स इंश्योर जेंडर इक्वलिटी एंड इट्स नेशनल लॉ, इंडिया इसका क्या है रेटिफाइड किया है। उसके बाद यूथ के एस्पिरेशंस को करेगा, मेजोरिटी ऑफ यंग पॉपुलेशन सपोर्ट्स करता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निटी, है ना, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी, मेकिंग द यूसीसी अलाइंड विद सोशल एटीट्यूड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जाहिर सी बात है यूथ को क्या चाहिए, कॉमन सिविल, उनको ये सब, अब जो न्यू कमर्स है या यूथ है जनरेशन में वो ये सब नहीं मानते हैं, तो एक कॉमन लॉ चाहिए। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या हुआ कि रिलेटेड टू यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहला आया शाह बानो केस, आपको ये याद रखना, शाह बानो बेगम केस कब आया, 1985, क्रोनोलॉजी याद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डायरेक्ट किया कि पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी डायरेक्ट किया पार्लियामेंट को कि आप बना सकते हो लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। उसके बाद आता है सरला मुदगल केस 1995, इसमें क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस किया कि नेसेसिटी ऑफ यूसीसी को बनाना ताकि जेंडर इक्वलिटी हो अमॉन्ग रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स में। फिर आता है जॉन वेलमेटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का आता है, इसमें क्या बताया गया, यूसीसी वुड हेल्प एस्टैब्लिश नेशनल इंटीग्रेशन बाय अवॉइडिंग कंट्राडिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज, एक सेम एक बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूसीसी हेल्प करेगा ग्राउंड ऑफ आइडियोलॉजीज का डिफरेंसेस जो है कंट्राडिक्शंस हो रहा है उसको अवॉइड करने में। उसके बाद शायरा बानो केस आता है 2017, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि तलाक बिद्दत भी बोलते हैं इसको, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, और एक जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जो इनजस्टिस होता था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलीगल कर दिया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद आता है जॉन पॉलो ये वर्ष 2019, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गोवा का सिविल कोड एज प्रैक्टिकल मॉडल है, कि गोवा में भी क्या है आपका सिविल कोड जो है वहाँ का उसके अकॉर्डिंग यूसीसी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बताता है वो। आर्गूमेंट्स क्या है अगेंस्ट में क्या होगा भैया, ये थ्रेटन्स करेगा रिलीजियस ऑटोनॉमी, हर रिलीजन क्या चाहता है कि मेरा लॉ सुप्रीम हो, है ना, मेरा लॉ सुप्रीम है, तब हर रिलीजन वाले चाहेंगे कि इस अब किसका एक कॉमन लॉ लेकर बनाएगा, ये भी तो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों, क्योंकि ये थ्रेट कर रहा है कौन सा, आर्टिकल 25 एंड 26 जो कि बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
आर्टिकल 25 एंड 26। अब क्या क्या इम्पैक्ट दूसरा हो रहा है, इम्पैक्ट ऑन मार्जिनलाइज सेक्शंस पे, कि जैसे नागा कम्युनिटी है वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है कि भैया यूसीसी उनका अपना जो कल्चरल है वो थ्रिट हो रहा है, कल्चर और डिग्निटी, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम यूसीसी को इन्फोर्स नहीं होने देंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी ये करेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव है ना, स्टेट्स को क्या, स्टेट्स अपने हिसाब से चलता है, अपने मतलब कम्युनिटी को देखते हुए उसको क्या हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव पे क्या होगा, बर्डन हो सकता है कि सेंटर अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो इंक्रोच करेगा लेजिस्लेटिव डोमेन में, देयरफॉर इन्फ्रिंजिंग प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि स्टेट और यूनियन के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सोशल अनरेस्ट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन विदाउट कंसेंसस फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज़, बिना कंसेंसस लिए आप करोगे, ये वे फॉरवर्ड में भी होगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या हो सकता है कि इसका सोशल अनरेस्ट हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम, सोशल अनरेस्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, लोग क्या करेंगे, अपने रिलीजन को सुप्रीम मानते हुए कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इशू है कि इट्स इफेक्टिव इन्फॉर्मेंस, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो एक साथ एक कॉमन लॉ लाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, लीगल डिस्प्यूट्स बर्डन हो जाएगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो लीगल डिस्प्यूट्स भी बढ़ सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड हमें क्या है, सबसे पहला पब्लिक अवेयरनेस, वे फॉरवर्ड इम्पॉर्टेंट। तो ये एक फॉर्मेट आपका बन रहा है मेंस में। मेंस का फॉर्मेट क्या होता है, मेंस में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, बॉडी देते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। अब इसमें क्या, बॉडी में वे कंक्लूजन में हम लोग वे फॉरवर्ड, बॉडी में आप लिख सकते हो उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट, यानी चैलेंजेस हो गया, पॉजिटिव उसका फेवर्स में हो गया। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे, इंट्रोडक्शन में ये दोगे कि हाँ ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, और कंक्लूजन में हम लोग वे फॉरवर्ड लिख देंगे। तो वे फॉरवर्ड लिख के पब्लिक अवेयरनेस, सबसे ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस जो होते हैं, सेक्टोरियल रिफॉर्म, हमें क्या बनना चाहिए, law makers can focus on unifying specific areas of law such as marriage, divorce and inheritance, bring adoption and ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल एग्जांपल, कि भैया बताना पड़ेगा कि किस तरह से कुछ केस स्टडीज़ हो जाएगा, जैसे इंडोनेशिया में है, वो क्या क्या प्लuralistic लीगल सिस्टम अलाउ किया है, बहुत मुस्लिम्स हैं फिर भी वो इन्फोर्स किया है एक सेकुलर कोड। तो इस तरह यूसीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाद में हम लोग कंक्लूजन में ऑलवेज क्या देना चाहिए, हमें पॉजिटिव अप्रोच दिखाओ, कभी भी निगेटिव अप्रोच मत लिखना, ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच, कि प्रोमिसिंग इक्वालिटी को, सेकुलरिज्म को, नेशनल इंटीग्रेशन लिख सकते हो, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, एक साथ नहीं करना है। तो ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियंस को विद डाइवर्स सोशियो कल्चर रिलेटिव्स टू इंश्योर बोथ जस्टिस एंड सोशल हार्मोनी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गाइस फ्रेंड्स, फूड सेक्टर रिफॉर्म। फूड सेक्टर रिफॉर्म्स क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंडर में आता है, फूड सेक्टर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रिसेंटली अप्रूव मेजर रेगुलेटरी एंड प्रोसीजर रिफॉर्म्स इन इंडियाज फूड सेक्टर फ्रॉम अप्रैल 1 2026। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फूड में क्या हो रहा है, न्यूज़ जा रहा है अडल्ट्रेशन हो रहा है ना, मिलावट, मिलावट बोलते हैं, मिलावट, जैसे अभी न्यूज़ में बहुत सारा था, न्यूज़ में कि अमूल के बटर में ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना। तो फूड सेक्टर रिफॉर्म जैसे ही आएगा दिमाग में, आपको तड़ से क्लिक करना चाहिए क्या, फसाई, एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक 2006 का एक्ट है ना, ये रेगुलेटरी बॉडी है फूड का, जो भी चीज़ें होती हैं इंडिया में वो सब कौन देखता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेशन करता है, वो कौन सा करता है, फसाई करता है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, रिसेंटली इशूड किया है चैलेंजेस इन लाइसेंसिंग, जो रिक्वायरमेंट्स थे उसको क्या किया, इशू ऑर्डर्स टू ब्रिंग चेंज किया है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, जो है जो भी लाइसेंस चाहिए एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशंस 2011, जो 2011 का था, अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के, है ना। इसमें चेंज किया है, लाइसेंस अगर लेना है जो भी करना है तो अभी कुछ चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्या कर रहा है, दे अलाइन विद, किसके थ्रू हो रहा है,
तो नीति आयोग हाई लेवल कमेटी ऑन नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है। अब रिफॉर्म्स क्या इंक्लूड करेगा हमारा, तो फसाई का लाइसेंस रिक्वायरमेंट यहाँ पे, परपेचुअल वैलिडिटी फॉर एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज। अब ये चीज़ है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछ सकता है टर्नओवर वगैरह है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके क्या चाहिए कि जो भी ये थ्रेशोल्ड्स है बिजनेसेस के लिए, फूड से रेगुलेशंस के लिए, अगर एनुअल टर्न ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा, आपका एनुअल टर्न ऑफ अप टू 1.5 करोड़। पहले कितना था, 12 लाख से, 12 लाख से पूछ सकता है, 12 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1.5 करोड़। मतलब अच्छा खासा आपका होना चाहिए टर्नओवर एनुअल। उसके बाद स्टेट लाइसेंस कैसे करेगा, तो 1.5 टू 50 करोड़, और सेंट्रल लाइसेंस कब मिलेगा, 50 करोड़ से ऊपर। तो आपके पास क्या हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितना होना चाहिए, 1 पॉइंट टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो आपको स्टेट के लिए लाइसेंसिंग के लिए कितना होना चाहिए आपके पास, 1.5 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक, है ना, 50 करोड़। और सेंट्रल लाइसेंस कितना होना चाहिए, सेंट्रल के लिए लाइसेंस करने के लिए आपको पूरे सेंटर में ये कुछ करना है बिजनेस आपको, तो कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए टर्नओवर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए पूछ सकता है। ओके, क्योंकि जैसे ये क्या बोलते हैं एमएसएमई का पूछ दिया था टर्नओवर, और जो बजट होता है वो कितना से कितना, अभी कितना है 2.5 है, फिर इसी तरह है 10 है, 50 है, तो इस तरह बढ़ा के कितना हो गया है ना, देखना है हमको एमएसएमई के लिए ये चीज़ है। तो इस तरह से पूछ सकता है ये आपका। अब इसमें सब नहीं पढ़ना, हमको देखना है एफएसएसआई के लिए। फसाई क्या होता है, जो भी इंडिया का रेगुलेशन है वो प्राइमरी रेगुलेटेड बाय फसाई एंड इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी मतलब कोई एक लॉ के थ्रू बना होगा, पार्लियामेंट लॉ पास हुआ होगा और बना होगा। तो कौन सा लॉ, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू। ये किसको रिप्लेस किया, बहुत सारे लॉज जो थे उनको एक कंबाइन करके 8 लॉ पूछ सकते हैं, 8 लॉ को कंबाइन करके डिपार्टमेंट्स के एक्ट्स के थ्रू एक सिंगल बना दिया गया। किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या काम करता है, तो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का काम करता है। किस एक्ट के थ्रू, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग, इसी में चेंजेस किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस रेगुलेशन 2011, इसको चेंज किया गया है अभी, ठीक है ना, इसी में, इसी लॉ में पूछ सकता है किस लॉ में चेंज किया गया। फूड इंग्रेडिएंट्स जो भी मिला उसमें सामान है, एडिटिव्स क्या क्या है, इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा शुगर एडिटिव्स ऐड होता है। यहाँ चॉकलेट भी जो है ना, डेयरी मिल्क खाओगे अलग क्वालिटी का रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर होता है, शुगर कंटेंट। उसके बाद 2011 रेगुलेशंस मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री पैक्ड, ये सब हो गया। फूड सेफ्टी 60% ऑफ सेल्फ लाइफ रिमेनिंग, और ये होता है, ये सब हो गया आपका। मेजर्स क्या है, क्यों लेना पड़ा ये इश्यूज इंडिया फूड सेक्टर में, क्योंकि अभी बताया अडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन, बहुत ज़्यादा मिलावट है ना, सेवियर पब्लिक हेल्थ हजार्ड कर रहा है। केमिकल डाइज और आर्टिफिशियल रैपनिंग एजेंट्स, अभी रिसेंटली आया था, किसने, तमिलनाडु ने, आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह जो होता है ना, कैंडी वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है, तो उसको बैन कर दिया था तमिलनाडु ने। अभी रिसेंटली राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कलेक्टेड 722 लगभग 7,300 सैंपल्स किया, जिसमें कि 48 पॉइंट अप्रोक्स 50% सैंपल्स क्या थे, वाटर एडल्ट्रेशन एंड 1.4% केमिकल उसमें मिला हुआ था। इश्यूज विद टेस्टिंग, इतना लेबोरेटरीज कंट्री में है लेकिन लैक फैसिलिटीज़, जाहिर सी बात है लैक फैसिलिटीज़ है। सर्विलांस इश्यूज होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारा एफएसएसआई और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। वास्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे, है ना, रेगुलेटरी अपैथी है। डिस्पाइट हेविली एफएसआई स्ट्रगल्स विद सेवियर स्ट्रक्चर फेलियर्स, नहीं है एफएसएसआई को उतना प्रोवाइड नहीं हो पाता है, मैसिव शॉर्टेज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ही नहीं है यहाँ पे, हैं भी तो वो सही ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करते नहीं है।
इस तरह से कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में होगा कि बैलेंस अप्रोच करना होगा, ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करते हुए, ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करते विथ इफेक्टिव रेगुलेशन बाय स्ट्रेंथनिंग किसको? इन्फोर्समेंट, इंप्रूविंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन में फसाई को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा वहाँ पे, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बढ़ाना होगा उनका, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग हेल्प्स विद इट 10,000 इतना करो आउटलाइक एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट इनोवेशन एंड ओवरऑल सेक्टरल, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की ज़रूरत है। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स, ये क्या है? अभी इसलिए न्यूज़ में था, सेंट्रल आर्म CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल आया है 2026, न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नाम याद रखो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPF एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। ये बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो बिल एक्ट्स एज एन ओवरआर्किंग लॉ टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन, promotion, recruitment and condition of service for the officers of CAPF which are presently regulated by respective service। अब CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म फोर्सेज है। ये तीन तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है यहाँ पे, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। ये 7 इसके ब्रांचेज हैं, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड 7 इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो बॉर्डर में कौन कौन होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF, असम राइफल्स, इंडो तिब्बतन और सशस्त्र सीमा बल SSB। तो बी पूछ सकते हैं BSF कहाँ पे होता है? हमारा पाक और चाइना वाले बॉर्डर पे। असम राइफल्स, असम वाला बॉर्डर जो है वो वाले पे हो जाता है असम। इंडो तिब्बतन, तिब्बतन वाले बॉर्डर पे, तिब्बत वाले बॉर्डर पे। और SSB सशस्त्र सीमा बल क्या है? बांग्लादेश, नेपाल, है ना, ये सब होते हैं। बांग्लादेश नेपाल पे बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। उसके बाद होता है स्पेशल ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? तो कौन है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। तो 7 है, जिसमें से 7 में 5 जो है इसके अंडर में आ रहे हैं, ये बिल के अंडर में, और 2 जो हैं इसमें नहीं है। कौन से 2 नहीं है? यहाँ देखते हैं हम लोग। जो डिप्यूटेशन हो रहा है, ये बिल स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहा है डिप्यूटेशन ऑफ IPS सर्विसेज ऑफिसर्स टू पोस्ट इन। अब क्या है, कंट्रोवर्सी क्या था कि IP यहाँ पे जो बिल है ये IPS जो है उनको हायर पोस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है डिप्यूटेशन। कहाँ पे? CAPF में। तो अब जो CAPF में इस इन सब ब्रांच से निकल के आ रहे हैं, वो लोग जो सीनियर है वो उनका ना होकर किनको किया जा रहा है? IPS को डिप्यूट करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में डायरेक्ट किया था प्रोग्रेसिव रिडक्शन करो कि भैया डिप्यूटेशन ऑफ IPS ऑफिसर्स इन CAPF मीन्स आप इतना ज़्यादा मत करो IPS ऑफिसर को, कुछ इनके भी अपने ही जो कैडेट हैं उनके भी लोगों को डिप्यूट करो सीनियर पोजीशन पे, पोस्ट ऑफ DIG एंड IG विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स। तो की प्रोविज़न ऑफ द बिल क्या क्या था? इसमें कौन कौन सा नहीं है याद है? ये रखो, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी नॉट इंक्लूडेड एट प्रेजेंट। तो कौन कौन से? असम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बाकी 5 जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं इस बिल के अंडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते कंज्यूमर जस्टिस। कंज्यूमर जस्टिस में आपको सब नहीं पढ़ना है कि राइजिंग डिस्पोजल 88.6 लाख केसेस पोस्ट पेंडेमिक, टोटल केस पेंडेंसी इंक्रीज कर गया है कितना? 21 पर, यानी कंज्यूमर का रिड्रेसल सही से नहीं हो रहा है, उसके लिए इंक्रीज कर गया है इतना। केसेस क्या है? डिस्पोज्ड है पोस्ट पेंडेमिक। तो इसमें पढ़ना है हमें क्या? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। रिप्लेस किसको किया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट सेंट्रल पे, स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टू प्रोमोट। ये क्वेश्चन पूछा था। 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम है, यानी जो भी आप कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ भी रिड्रेसल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन 3 जगह पे करना। अगर पहला है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, यानी 2 करोड़ और उससे ऊपर के वैल्यू के लिए ये अपील सुनेगा। आपको अगर इससे
करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट कमीशन से, स्टेट के लिए CDRC कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के लिए आपका 50 लाख टू 2 करोड़। और डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना, यानी ऐसे जाओ बॉटम टू टॉप, तो डिस्ट्रिक्ट में आपका 50 लाख तक है, तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट CDRC के पास। 50 लाख और 2 करोड़ के तक है तो वहाँ आप जाओगे, स्टेट में होगा उसका रिड्यूसल मैकेनिज्म। और उससे ऊपर जो रहेगा 2 करोड़ से ऊपर, तो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, NCD नेशनल जो है, यानी सेंट्रल वाले। तो इसका ये पूछा था प्रीलिम्स में, शायद 69 में पूछा था या किसी में ये पूछा था इसमें। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। आपका डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और नेशनल में CDRC कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको अप टू 50 लाख, स्टेट के लिए 50 लाख अप टू 2 करोड़, एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल अप टू अबव 2 करोड़ से अबव है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, NCDRC में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसने किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इशूड ऑर्डर टू रिक्वायर द अप्लाई फॉर MCMC फॉर प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड, यानी अभी इलेक्शन जो हो रहा था 5 स्टेट्स में, उसको भी देखेंगे कहाँ कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल, असम, फिर बिहार में भी पहले हुआ था, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। तो यहाँ पे जो हो रहा था, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या गया, स्ट्रिक्ट एक मीडिया सर्टिफिकेशन किया है, ताकि सस्पेक्टेड केसेस ऑफ पेड न्यूज़ इन द मीडिया एंड टेक सुटेबल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लास्ट न्यूज़ है ये लास्ट न्यूज़ है हमारा कि सूजल गांव आईडी है। क्या सूजल, जल नाम से ही आ रहा है, जल मतलब वाटर, यानी कौन से किया होगा मिनिस्ट्री, वाटर, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति रही। ये क्या है, एक आईडी जल शक्ति अंडर जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये क्या है, एक यूनिक डिजिटल आईडी होगी जो कि मैपिंग रूरल पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम सोर्स टू टैप, डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी यहाँ पे। लिंक्ड विद सुजलम भारत नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। क्या करेगा, सिग्निफिकेंस लैब्स इम्प्रूव्स करेगा मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट यूनिवर्सल हर घर जल कवरेज बाय 2028। तो गाइज और फ्रेंड्स, ये आज पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। पॉलिटी हम लोगों ने किया विज़न से मार्च, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, पहला किया हम लोगों ने UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद CAPF जो बिल था, रेगुलेशन बिल, है ना। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, मीडिया वाला किया, मीडिया के फिर फूड सेक्टर रिफॉर्म्स, फूड सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा एक्ट, तो फसाई पढ़ा हम लोगों ने, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2006 का एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसी के थ्रू रेगुलेशन इसमें चेंजेस किया गया। और सूजल मिशन पढ़ा, इसके थ्रू क्या गया है, एक डिजिटल आईडी दिया जा रहा है, किसके, टैप वाटर के लिए डिजिटल आईडी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है ना। और कब तक करना है टैप वाटर का, 2028 तक। इसका मॉनिटरिंग करना है, अकाउंटेबिलिटी है, देखना है, सब कुछ करना है। UCC में क्या पढ़ा हम लोगों ने, आर्टिकल 4
44। किस तरह इसका प्रोज क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट और फेवर पढ़ा हम लोगों ने। CAPF का, CAPF रेगुलेशन जो बिल था, उसमें डिपुटेशन जो था, डिपुटेशन जो है IPS का, वो हायर पोस्ट पे उस करने के लिए बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बोला कि भाई आप डिपुटेशन करो बट थोड़ा रिडक्शन करो ताकि ये अपने कैडेट वाले भी जा सके हायर पोस्ट में। ये था। फूड सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ लिया। मीडिया के लिए पढ़ा हम लोगों ने, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो टेली मीडिया है उसके रेगुलेशन के लिए बनाया गाइडलाइंस। तो इस तरह से पूरा हम लोगों ने पॉलिटिक कवर कर लिया। इसी तरह मैं नेक्स्ट में करूँगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस तरह 5 डेज़ में एक एक हम लोग मंथली कर लेंगे, और फिर टाइम बचेगा तो इसको रिवाइज भी किया जाएगा हम लोग। तो गाइज, जैसा लगा वीडियो आप लोग बताना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू गाइज।